प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन संस्कृत क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछला प्रकरण हमने पढ़ा था वाच्य परिवर्तन, जो हमारा समाप्त हो गया। आज का नया प्रकरण हम पढ़ेंगे समास। समास जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 3 अंक का आता है। कितने अंक का आता है? 3 अंक का। जो समास है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 3 अंक के आते हैं। अंक भार हो गया इनका 3 अंक भार है। और 3 अंक भार किस प्रकार से वो देखिएगा। सबसे पहले आपका जो आता है वो आता है अव्ययीभाव समास का उदाहरण। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव जो समास आता है वो 1 अंक का आता है। अव्ययीभाव जो समास आता है वो 1 अंक का आता है। दूसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा कर्मधारय। ये भी 1 अंक का आएगा। और तीसरा जो आएगा वो आएगा द्वंद्व। द्वंद्व समास, ये भी 1 अंक आएगा। इस प्रकार समास के 3 प्रश्न हो गए। कुल प्रश्न 3, कुल हो गए 3 अंक के। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कुल 3 प्रश्न आएंगे। अव्ययीभाव समास का 1 प्रश्न, कर्मधारय समास का 1 प्रश्न, द्वंद्व समास का 1 प्रश्न। इस प्रकार ये 3 अंक हो जाते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और दोनों क्लासों के लिए काम आएगा। 9वीं क्लास में भी समास आएंगे, 10वीं क्लास में भी समास आएंगे, तो आपको विशेष रूप से समझना है। सबसे पहला जो प्रश्न होता है, सबसे पहले जो प्रश्न होता है वो होता है समास किन शब्दों से मिलकर बना है। समास जो शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना है। तो पहले हम हिंदी में देखते हैं, उसके बाद संस्कृत। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा की दृष्टि से यदि हम देखते हैं, हिंदी भाषा की दृष्टि से जो समास शब्द है वो सम प्लस आस से बना है। सम प्लस आस, हिंदी भाषा की दृष्टि से हम देखते हैं तो सम प्लस आस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पास में आकर बैठना। पास में आकर बैठना। उसके बाद हम संस्कृत की दृष्टि से देखते हैं। संस्कृत भाषा की दृष्टि से जो समास शब्द है वो सम उपसर्ग प्लस अस धातु प्लस घें प्रत्यय से मिलकर बना है। सम उपसर्ग हो गया, अस धातु हो गई, घें प्रत्यय हो गया। सम उपसर्ग, अस धातु, घें प्रत्यय, इनसे मिलकर समास बना है। अब देखिए यहां किस प्रकार से जो घें प्रत्यय होता है उसका ऐसे रहता है। घें प्रत्यय का ऐसे रहता है और घें प्रत्यय जहां लग जाता है वहां धातु में धातु की उपधा की वृद्धि हो जाती है। धातु में जो उपधा होती है उसकी वृद्धि हो जाती है। यहां पे उपधा देखेंगे, देखो अस, इसमें सबसे पहले हमें उपधा देखनी है। या कह सकते हो कि धातु में जो
प्रथम वर्ण होता है उसकी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं से उपधा जो होती है वो अंतिम वर्ण, और अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण, तो यहाँ पे अंतिम वर्ण हो गया इसका से, और से ठीक पहले आ रहा है ए, तो ए की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा आ। क्या होगा? आ। तो यहाँ हो जाएगा सम प्लस आस। वृद्धि किसकी की हमने? इस ए की। इस ए की वृद्धि हो गई है, जब वृद्धि हो गई तो बन गया आ, यहाँ हो गया से, और फिर जो ए मिला हुआ है इसको मिलाएंगे इसमें। अब इसको जब आप मिला दोगे तो देखिए क्या, जब इसको मिलाओगे तो प्लस के जो चिन्ह है वो अलग करने हैं। अब मिला देते हैं इसको, से का से आ गया, में आती मात्रा मिलाओगे मां बन गया, से आधा है जिसमें ए मिला दोगे तो से पूरा हो जाएगा, विसर्ग लगा दोगे क्या बन गया? समास है। क्या बन गया? समास है। तो हम कह सकते हैं समास जो शब्द है वो सम उपसर्ग अस धातु घे प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप करना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, कम करना, घटाना। कम करना, घटाना। समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षेप करना, कम करना या घटाना। उसके बाद आते हैं इसकी परिभाषा पे, समास की परिभाषा। परिभाषा, समास की परिभाषा संस्कृत में समसनम समासे। ये इसकी परिभाषा हो गई। संस्कृत की दृष्टि से हम समास की परिभाषा लिखेंगे, समसनम समासे। समसनम समासे, समसनम समासे। हिंदी की दृष्टि से जब इसकी परिभाषा देंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों को मिलाने से, दो या दो से अधिक पदों को मिलाने से जो तीसरा नया और संक्षिप्त रूप बनता है, जो तीसरा नया और संक्षिप्त रूप बनता है उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास। देखिए यहां लिखता हूं एक बार, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से दो या दो से अधिक शब्दों को मिला, शब्दों के मिलने से भी लिख सकते हो, चाहे शब्दों के मिलने से, शब्दों के मिलने से जो तीसरा नया संक्षिप्त रूप बनता है, नया संक्षिप्त रूप बनता है, संक्षिप्त रूप बनता है, उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। ये हिंदी में परिभाषा हो गई। संस्कृत में परिभाषा है समसनम समास है। संस्कृत में क्या परिभाषा हो गई? समसनम समास है। हिंदी में क्या परिभाषा हो गई? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो तीसरा नया और संक्षिप्त रूप बनता है उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास। उसके बाद देखेंगे हम समस्त पद।
उसके बाद समस्त पद, उसके बाद में है समस्त पद। समस्त पद जिसको हम हिंदी में सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद, समस्त पद या सामासिक पद। परिभाषा हो गई समास से बना हुआ पद, समास से बना हुआ पद। समास से बना हुआ पद समस्त पद कहलाता है। समास से बना हुआ पद समस्त पद कहलाता है। समास से बना हुआ पद समस्त पद कहलाता है, या कह सकते हैं समास से युक्त पद। इसमें आप युक्त भी ले सकते हो, समास से युक्त पद। समास से युक्त पद समस्त पद कहलाता है। उसके बाद में आता है समास विग्रह। समास विग्रह, उसके बाद क्या आता है समास विग्रह। समस्त पद के पदों को जब अलग अलग करके, समस्त पद के पदों को, समस्त पद के पदों को जब अलग अलग करके अलग अलग करके उनमें विभक्तियां जोड़ देते हैं, उनमें विभक्तियां जोड़ देते हैं, उनमें विभक्तियां जोड़ देते हैं, तो वह समस्त पद का विग्रह कहलाता है। समस्त पद के पदों को जब अलग अलग करके उनमें विभक्तियां जोड़ देते हैं तो वह समस्त पद का विग्रह कहलाता है। विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं। विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बनते हैं। देखें यहां पर, विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। समस्त पद का विग्रह करने पर दो पद बन जाते हैं। समस्त पद का विग्रह करने पर दो पद बन जाते हैं। दो पद बन जाते हैं। समस्त पद का विग्रह करने पर दो पद बन जाते हैं। पहला है पूर्व पद, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पहला पद। दूसरा है उत्तर पद, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूसरा पद। समस्त पद का विग्रह करने पर दो पद बन जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद बोलते हैं, उत्तर पद को दूसरा पद बोलते हैं।
यानी जो समस्त पद होता है वो दो पदों से मिलकर बनता है। समस्त पद दो पदों से मिलकर बनता है। पहला है पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद। दोनों की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम जब समास का विग्रह करेंगे तो उसमें हमें ये जानना अति आवश्यक है कि पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है। इसलिए समस्त पद जो होता है वो दो पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। उसके बाद में आते हैं समास के भेद। समास के भेद या प्रकार पद की प्रधानता के आधार पर। किसके आधार पर? पद की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर पद की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा बहुब्रीहि समास। पद की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। पाठ पुस्तक की दृष्टि से 10वीं की पाठ पुस्तक में पद की प्रधानता के आधार पर समास दिए हुए हैं। तो पद की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। यहां पे तत्पुरुष समास के दो भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद। तत्पुरुष समास के दो भेद। तत्पुरुष समास के दो भेद बताए गए हैं। पहला है क्रमधार्य, पहला जो भेद बताया गया है वो बताया गया है क्रमधार्य। दूसरा जो बताया गया है वो है द्विगु। यहां तत्पुरुष समास के दो भेद बताए गए हैं। पहला है क्रमधार्य, दूसरा है द्विगु। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो करते हैं अव्ययीभाव समास की। किसकी बात करते हैं? अव्ययीभाव समास की। सबसे जो पहला है वो है आपका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में हम सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। किसकी? पहचान की बात करते हैं। तो इसकी पहचान होती है, अव्ययीभाव समास में पहचान होती है या तो उपसर्ग आएगा। क्या आएगा? उपसर्ग, या वो एक अव्यय शब्द आएगा। उपसर्ग या अव्यय शब्द, उपसर्ग या अव्यय शब्द, ये इसकी पहचान हो गई। उपसर्ग या अव्यय शब्द, उपसर्ग या अव्यय शब्द। अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पे।
परिभाषा। अव्ययभाव समास की परिभाषा। परिभाषा देखो संस्कृत में प्रायेण, प्रायेण पूर्व पद प्रधानो, प्रधानो अव्ययभावे। संस्कृत में परिभाषा हो गई प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययभावे। प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययभावे। देखिए यहाँ प्रायेण, प्रायेण का अर्थ हो गया अधिकतर, अधिकतर। प्रायेण का क्या अर्थ हुआ? अधिकतर। पूर्व पद का अर्थ होता है पहला पद। पूर्व पद का क्या अर्थ हो गया? पहला पद। प्रायेण पूर्व पद प्रधानो, अधिकतर पहला पद। प्रधानो माने प्रधान है। परिभाषा के आधार पे प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययभावे, अधिकतर पहला पद प्रधान है। और वो कैसा है? अव्यय है। कैसा है? अव्यय है। वो कैसा हो गया? अव्ययभाव समास। कैसा हो गया वो? अव्ययभाव समास। इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, या कह सकते हैं कि ऐसा समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। वही क्या होता है? प्रधान होता है। ऐसा समास जिसमें, ऐसा समास जिसमें ऐसा समास जिसमें पहला पद हिंदी में बोलते हैं पहला पद, संस्कृत में आप लिख सकते हो पूर्व पद। ऐसा समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है तथा वही प्रधान होता है, तथा वही प्रधान होता है। तथा उत्तर पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद संज्ञा होता है। ऐसा समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है तथा वही प्रधान होता है, तथा उत्तर पद अर्थात दूसरा पद संज्ञा होता है, उसे क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास। उसे अव्ययभाव समास कहेंगे। यदि आपको संस्कृत में परिभाषा आती है अव्ययभाव समास की, तो आपको सिर्फ ये लिखनी है प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययभावे। प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययभावे। ये सिर्फ इतनी सी परिभाषा से काम चल जाएगा। हिंदी वाली आपको नहीं लिखनी है, ये आपको हिंदी में काम आएगी। वैसे परिभाषा आती नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सिर्फ उदाहरण आते हैं। आपको कोई एक उदाहरण देगा जिसका आपको विग्रह करना होता है और समास का नाम लिखना होता है, या विग्रह करके वो आपको दे देगा। आपको समास पद पूछेगा और समास का विग्रह आपसे, विग्रह जब देगा तो समास पद पूछेगा और समास का नाम पूछेगा। परिभाषा हो गई हमारी प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययभावे। ऐसा समास जिसमें पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय होता है तथा वही प्रधान होता है, तथा उत्तर पद संज्ञा होता है, उसे क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास। अब अव्ययभाव समास के कुछ नियम हैं जिन्हें मैं आपको लिखवा रहा हूं।
या ये मान लो कि ये पहचान का भी काम करेंगे, जो नियम में आपको लिखवा रहा हूं ये पहचान का भी काम करते हैं। इसका पहला नियम, अव्ययीभाव समास का पहला नियम, नियम नंबर 1, नियम 1, प्रति अव्यय के साथ अव्ययीभाव समास होता है। समास होता है प्रति अव्यय के साथ अव्ययीभाव समास होता है। पहला नियम है इसका, प्रति अव्यय के साथ अव्ययीभाव समास होता है। उदाहरण से देखें, एक उदाहरण देखिएगा, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में आप देखो सबसे पहले ये जो प्रतिदिनम है वो हो गया आपका समस्त पद, समस्त पद। प्रतिदिनम क्या हो गया? समस्त पद। और हमने अभी आपको बताया था कि जो समस्त पद होता है वो दो पदों से मिलकर बनता है। समस्त पद जो होता है वो दो पदों से मिलकर बनता है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। अब हमें इसमें समस्त पद में क्या देखना है? पहले हमें पूर्व पद देखना है, फिर हमें उत्तर पद देखना है। तो देखिए आप, प्रति यानी इसमें दो पद हुए, एक तो हो गया प्रति और एक हो गया आपका दिनम। दोनों पदों को अलग अलग किया है, एक तो हो गया प्रति, एक हो गया दिनम। तो प्रति जो है एक तो हमारी पहचान कराएगा, यानी आप ये समझ लो कि जो हमें पहचान कराता है वो तो हो गया हमारा पूर्व पद, ये तो पूर्व पद है। प्रति क्या है इसमें? पूर्व पद। और दिनम जो है वो हो गया आपका उत्तर पद। दिनम जो है वो क्या हो गया? उत्तर पद। दोनों पदों को पहचानना जरूरी है, सभी समासों में काम आएंगे, क्योंकि विग्रह करने में ये दोनों ही पदों का काम होता है। तो दोनों पदों में देखो, प्रति हो गया पूर्व पद और दिनम हो गया उत्तर पद। उदाहरण समझ में आया? प्रति दिनम, प्रति अव्यय के साथ, यानी जो हमारी पहचान हमने आपको बताई है, या तो अव्यय आएगा या उपसर्ग आएगा। तो प्रति यहाँ पहचान कर रहा है, प्रति जहां पे आ जाएगा वहां आपको अव्ययीभाव समास लिखना है। प्रति जहां पे आता है वहां आपको क्या लिखना है? अव्ययीभाव समास। तो पहला नियम, प्रति अव्यय के साथ अव्ययीभाव समास होता है, प्रति जहां आएगा वहां आपको अव्ययीभाव समास लिखना है। उदाहरण से आपको समाया प्रति, ये हमारी हो गई पहचान, दिनम, प्रति दिनम समस्त पद हो गया। अब देखिए इसका विग्रह करने का नियम, विग्रह करने का नियम, विग्रह करने का नियम, समस्त पद का विग्रह करते समय जो विग्रह होगा वो किसका होगा? समस्त पद का होगा। समस्त पद का विग्रह करते समय समस्त पद का विग्रह करते समय समस्त पद का विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति या सप्तमी विभक्ति
लगाकर समस्त पद का विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीया विभक्ति या सप्तमी विभक्ति लगाकर, विभक्ति आपको कौन सी लगानी है, या तो द्वितीया का प्रयोग कीजिए या सप्तमी का कीजिए। द्वितीया जो विभक्ति है वो आसान पड़ती है, इसलिए अधिकतर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। समस्त पद का विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति या सप्तमी विभक्ति लगाकर उत्तर पद को दो बार लिखकर प्रति शब्द बाद में लगा देते हैं। उत्तर पद को दो बार लिखकर प्रति शब्द बाद में लगा देते हैं। आपको बाद में क्या लगाना है, प्रति शब्द। समस्त पद का विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति या सप्तमी विभक्ति लगाकर उत्तर पद को दो बार लिखकर प्रति शब्द बाद में लगा देते हैं। देखिए आप, सबसे पहला उदाहरण प्रतिदिनम। पहला उदाहरण क्या है हमारे पास, प्रतिदिनम। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में देखो ये अभी आपको समझाया था, प्रति जो हो गया ये हो गई हमारी पहचान। क्या हो गई हमारी पहचान, यानी ये तो हो गया आपका पूर्व पद। पूर्व पद जो आएगा वो पहचान कराएगा, और जो दिनम है ये हो गया आपका उत्तर पद। कौन सा पद हो गया, उत्तर पद। अब नियम से देखते हैं, उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। द्वितीय का ध्यान रखें, द्वितीय इसमें लगी हुई है। ये उदाहरण वो ऐसे ही दे सकता है, प्रतिदिन। क्या दे सकता है, प्रतिदिन। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, दिन। और उत्तर पद को कितनी बार लिखना है, दो बार लिखना है। द्वितीय विभक्ति लगाने के लिए इसमें आप मैं जोड़ दीजिए, यानी ऊपर बिंदी लगा दो, दिनम दिनम, और प्रति शब्द को आप लिख दोगे इसके बाद में। तो प्रति दिनम का विग्रह क्या हो गया, दिनम दिनम प्रति। दिनम दिनम प्रति, प्रति दिनम का विग्रह क्या होगा, दिनम दिनम प्रति। और वहां समास का नाम आपको लिख देना है, अव्ययीभाव समास। यहाँ पे समास का नाम आ जाएगा इसका अव्ययीभाव समास। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में समस्त पद देता है, उसका विग्रह करवाता है और समास का नाम पूछता है, परिभाषा बोलने की पूछता है। तो यहां से आपको विशेष ध्यान देना है, जो हमारे समस्त पद हैं उनका विग्रह देखना है। विग्रह और समास का नाम दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण और देखें, दूसरा जो उदाहरण है वो है प्रतिमासम या प्रतिमास। प्रतिमास, तो देखो प्रति तो पहचान करा रहा है हमारी, जहां प्रति आ जाएगा वहां अव्ययीभाव समास हो गया। दूसरा जो पद है यानी उत्तर जो पद है वो मास है, मास को आप दो बार लिखें, उत्तर पद को आपको दो बार लिखना है और इसमें द्वितीय विभक्ति लगानी है, तो ऊपर बिंदी लगा दोगे, क्या हो गया, मासम मासम, और फिर अंत में क्या लगा दोगे, प्रति शब्द। तो क्या हो गया इसका विग्रह, मासम मासम प्रति। मासम मासम प्रति। समास का नाम क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। क्या नाम हो गया, अव्ययीभाव समास। इस प्रकार आज का जो प्रकरण समास है वो यही समाप्त होता है।